हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इतिहास में मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य के हमने 2-3 वीडियोस पढ़ ली है और आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से औरंगजेब पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख मुगल कालीन मुद्राएं पढ़ेंगे, प्रमुख विदेशी यात्री जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान यात्राएं करी थी उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और सिख गुरु तथा उनके कार्य की ये सारी बातें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हम पढ़ेंगे पूरा पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये तो थी जानकारियां। अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले प्राचीन भारत हमारा पूरा खत्म हो चुका। मध्यकालीन भारत में भी मुगल साम्राज्य आज समाप्ति की तरफ है। उसके बाद शिवाजी और मराठा साम्राज्य बचेगा, जिसके उपरांत हम आधुनिक भारत को रूटीन में क्रम के अनुसार पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब 1658 से 1707 तक उन्होंने शासन किया था। अकबर से भी ज्यादा समय तक, ऐसा कहा जाता है कि लगभग उन्होंने 49 वर्षों तक, यानी कि सर्वाधिक समय तक जिसने शासन किया मुगल साम्राज्य में, वो औरंगजेब था। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो दाहोद एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। तो यहां पर उनका जन्म हुआ था। अब औरंगजेब के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध रही है कि इन्हें जिंदा पीर कहा जाता है। इनकी कट्टरता को देखते हुए इन्हें जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। जिंदा पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। औरंगजेब ने फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम, जो कि रजिया बीबी के साथ में 18 मई 1637 में विवाह किया था। औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को आगरा में अपना प्रथम राज्याभिषेक सामूगढ़ की विजय के पश्चात में करवाया था। अब्दुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करे। देखिएगा, ये जो नाम है कि अब्दुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी, ये पूरी उनकी उपाधि है। इस उपाधि के साथ ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। बात करते हैं कि देवराई के युद्ध के पश्चात दारा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। दारा शिकोह जो था वो उनका भाई था, जिसको उन्होंने देवराई के युद्ध में पराजित किया था। और बाद में 5 जून 1659 में दिल्ली में अपना दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। पहला राज्याभिषेक कराया था 1658 में आगरा में, लेकिन दूसरा राज्याभिषेक कराया था उन्होंने 5 जून 1659 में। कहां पर? दिल्ली में। बात करते हैं कि औरंगजेब ने नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा अंकित कराना बंद कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जो मुगल कालीन सिक्के थे उन पर कलमा अंकित होने लगा था। लेकिन मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने यह कहा कि अब इन पर अंकित होना बंद कर दिया जाए कलमा। उसके पश्चात वह संगीत विरोधी था। देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि औरंगजेब जो था वो संगीत विरोधी था, लेकिन संगीत विरोधी होने के पश्चात भी वो एक कुशल वीणा वादक था। तो ये बात एक अचरज करने वाली है कि संगीत प्रेमी नहीं था, संगीत विरोधी था, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही अच्छा वीणा वादक था, वीणा बजाने वाला था। उसके पश्चात औरंगजेब ने 1679 में 1679 में जजिया कर दोबारा से लगा दिया था। जजिया कर जो था ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, जो कि औरंगजेब ने दोबारा से शुरू कर दिया था। अकबर ने इसे बंद कर दिया था। देखिएगा, लिखा हुआ भी है कि औरंगजेब के पुत्र अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था और उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति जो थी वो सफलता में विश्वास न था और विचारों में वह उदार था। क्योंकि जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, देखिए एक तो अकबर महान हुए हैं, लेकिन ये अकबर दूसरे हैं, ये औरंगजेब के पुत्र हैं। इन्होंने 1681 में विद्रोह कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब था उसने राजपूतों पर शक्ति प्रहार करके बलपूर्वक उनकी जो क्षेत्र था वो जीतने का प्रयास किया। और जो अकबर था, जो औरंगजेब का पुत्र अकबर था,
वो उदार व्यक्ति था और उदार विचारों के होने के कारण ही उसने औरंगजेब की जो धर्म के प्रति अंधता था, जो कट्टरता थी, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में 22 जून 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई है। तो पुरंदर की संधि बहुत बार पूछी जाती है, इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 22 जून 1665 में हुई थी। किस किस के बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। जयसिंह जो था वो एक खगोल शास्त्री था। उसने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में ज्योतिष की वेधशालाएं बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खगोल शास्त्री था, तो जो ज्योतिष की वेधशालाएं बनवाई थी उन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में। औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन, जो कि आगरा में है, ध्यान रखेगा, जयपुर, उस भवन का नाम है जयपुर भवन और वो कहां पर है? आगरा में है। तो ध्यान रखिएगा कि 1666 में शिवाजी को कैद कर दिया था, कहां पर? आगरा में। और जिस भवन में कैद किया था उस भवन का नाम था जयपुर भवन, ठीक है ना। और औरंगजेब की पत्नी जो थी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 में औरंगाबाद में मकबरा बनवाया था, जिसे क्या नाम दिया गया? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो था वो औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 में बनवाया गया था। और दक्षिण भारत का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल या द्वितीय राजमहल भी बीबी का मकबरा कहलाता है। तो अगर पूछा जाता है कि द्वितीय ताजमहल कौन सा है, तो द्वितीय ताजमहल जो है वो बीबी का मकबरा है, जिसे 1678 में बनवाया गया था औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में। बात करते हैं आगे कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। ये एक अलग बात रहेगी। देखिएगा, जो औरंगजेब था वो कट्टर व्यक्ति था, ये बात मैं बता चुका हूं, लेकिन कट्टर होने के बाद भी वो बिल्कुल धर्मांध था। जो मुस्लिम धर्म है उसके प्रति वो बिल्कुल धर्मांध था, वो कट्टर था बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार जो थे वो उसी के शासनकाल में थे। उसके काल में कुल सेनापतियों का 33% जो था वो हिंदू थे। उसके बाद में अकबर के काल में 16% और शाहजहां के काल में 24% जो था वो हिंदू मनसबदार थे, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो थे वो औरंगजेब के काल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था तथा जाट जाति का जो प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। जाट जाति का जो प्लेटो है वो सूरजमल को कहा जाता है। तो ये बात यहां से पढ़ी। धर्म न स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को, जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या 1675 में कर दी गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गुरु तेग बहादुर की जो हत्या थी वो किस कारण करी गई थी? क्योंकि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए उनकी हत्या 1675 में कर दी गई थी। उसके पश्चात 4 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट था, 1658 में जो राजा बना था अब 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क के थे। तो ये एक और बात पढ़ी। बात करते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात मुगल कालीन मुद्राएं। सबसे पहले अकबर जो था इसके समय में मोहर थी जो कि सोना की थी, शनसब थी सोना की थी, इलाही सोना, जलाली जो मुद्रा थी वो चांदी की थी और दाम जो मुद्रा थी वो तांबा की थी। तो ये सारी मुद्राएं थी अकबर के समय। बात करते हैं जहांगीर के समय। जहांगीर जो थे निसार, उस समय मुद्रा थी निसार जो कि तांबा की थी। मोहर मुगल कालीन सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। शनसब जो था वो मुगल कालीन सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। रुपया की बात करें तो सिक्का शेरशाह सूरी द्वारा प्रचलित किया गया था, बाद में मुगल काल में भी यही प्रचलित होता रहा था।
उसके बाद रुपया की बात करें तो ये किसने शुरू कराया था? ये शेरशाह सूरी ने शुरू कराया था। लेकिन शेरशाह की मृत्यु के पश्चात ये मुगल काल में भी ऐसे कैसे चलता रहा। आपको पता है मैं हुमायूं की वीडियो में ये सब बता चुका हूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में। तो आप लोगों को अगर वो नहीं पढ़ी है तो आप लोग थोड़ा वहां से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छी तरह से वहां से जानकारी मिलती रहे। अब अकबर ने कुछ सिक्कों पर, जब अकबर की वीडियो बताई थी तो मैंने बताया था आपको कि अकबर ने कुछ जो सिक्के थे उन पर राम और सीता की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी, अंकित करवाई थी। अकबर ने असीरगढ़ विजय के पश्चात बाज को भी सिक्कों पर अंकित करवाया था। बाज जो पक्षी है इसको भी सिक्कों पर किसने अंकित करवाया था? अकबर ने। किस उपलक्ष्य में? असीरगढ़ विजय अभियान के पश्चात उन्होंने यह अंकित करवाया था। अकबर ने दिल्ली में शाही टकसाल का निर्माण कराया था। तो शाही टकसाल का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया था दिल्ली में, ठीक है। उसका प्रधान अब्दुस्मद को नियुक्त किया था, और जो शाही टकसाल बनवाया था उसका प्रधान किसे नियुक्त किया गया? अब्दुस्मद को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत के 2 राज्य कौन कौन से? गोलकुंडा 1687 और बीजापुर 1686, इन दोनों पर औरंगजेब ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। औरंगजेब ने जहां आरा को शाहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी, और जहां आरा सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी थी, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। जो किसने करवाया? ये करवाया था औरंगजेब ने। तो ये बहुत सारे काम हैं जो कि मुगल साम्राज्य में करे गए थे। अब हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि मध्य भारत में प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो मैं ये बता चुका हूं कि प्रसिद्ध कुछ ग्रंथों को मैं बता चुका हूं, लेकिन जो कुछ बाकी है उनको हम आज पढ़ेंगे। जैसे मूल ग्रंथ था सिंहासन बत्तीसी, इसका अनुवाद फैजी और अन्य सहयोगियों ने किया था, जिसका नाम परिवर्तित करके बाद में जो फारसी में हुआ था वो इसका नाम रख दिया गया था सिरद अफजा। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। और बात करते हैं कि अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने करवाया था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। महाभारत बंदायूनी नकीब खान शेख सुल्तान ने कराया था। अनुवादक इसका नया नाम क्या रखा गया फिर फारसी में? रज़्मनामा, और ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। रामायण को किस किसने अनुवादन किया? अब्दुल कादिर बदायूनी और इब्न हरकर्ण ने। इसके आश्रयदाता शासक किस शासनकाल के समय में? अकबर। तो ये बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं। उसके पश्चात देखिएगा हरिवंश पुराण, मौलाना शेरी, जामिए रशीदी नाम दिया गया अकबर के समय में। कालिया दमन अबुल फजल, अमार दासिर अकबर के समय, ये सारे अकबर के समय में मुख्य रूप से हुए हैं। बात करते हैं राज तरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्ला मोहम्मद ने। लीलावती जो कि गणित का है, इसका किया था फैजी ने। उसके बाद बात करते हैं भगवत पुराण, राजा टोडरमल ने। जल दमयंती फैजी ने, इसका नाम फारसी में हुआ फिर मसनवी नलोदमन। उसके बाद पंचतंत्र अबुल फजल, इसका पंचतंत्र का फारसी में नाम रखा गया अनवारे सहेली अकबर के समय में। बाबन उपनिषद दारा शिकोह ने, इसका फारसी में नाम रखा गया सिर ए अकबर शाहजहां के समय में। और योग वशिष्ठ दारा शिकोह के समय में दारा शिकोह ने किया था, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जो औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, ये एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, और शाहजहां के समय में ये सब उन्होंने परिवर्तन किया था। भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने, जो कि शाहजहां के समय में ही किया गया था। तो ये सारे ग्रंथ थे जो कि संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। ये सारे अनुवादक हैं, और ये किन किन के शासन काल में हुआ है, ये सारे वो शासक हैं। इस प्रकार से अब कुछ छोटी छोटी वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। जैसे मुगल काल में पहला हिंदी विद्वान कौन था? ये था मुल्ला वाजी। मुल्ला वाजी जो था पहला हिंदी विद्वान था। मुगल काल में जनपद को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। मुगल सेना का सैन्य विभाग प्रधान कौन था? मीर बख्शी। निकोलाओ मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। और मुगल काल में माल जो था वो भू राज्य से संबंध रखता था। ये वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न है
ये आपके एग्जाम में आपको ऐसे के ऐसे मिलेंगे। एक दो लाइन और बता देता हूं कि मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली भू राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। उसके पश्चात इसे सयुरगल भी कहा जाता। जो मदद ए माश था इसी का नाम था सयुरगल। मुगल प्रशासक में मुहतसिब जन आचरण में निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में मरूख मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी। यह मदरसा था जिसे मदरसा बेगम भी कहा जाता था। मुगल कालीन दरबार की राजभाषा बहुत बार पूछी जाती है, तो मुगल कालीन समय की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। अब्दुल रहीम ने खाने खाना का मकबरा कहां बनवाया? ये बनवाया था दिल्ली में। तो ये अब्दुल रहीम ने खाने खाना का मकबरा बनवाया था जो कि दिल्ली में बनवाया था। ठीक है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं कुछ मध्यकाल में भारत में भ्रमण करने वाले विदेशी यात्री। सबसे पहले मार्को पोलो कौन से देश से आया? इटली। कब आया था? 1271 से 98 तक भारत रहा। किसके शासनकाल में? पांडे के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था। 1333 से 42 तक भारत रहा, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। निकोलो कोंटी इटली का था, 1420 से 1422 तक रहा, देवराय प्रथम के समय में ये भारत में आया था। अब्दुल रज्जाक ईरान का था, 1442-43 में रहा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एडुआर्डो बारबोसा पुर्तगाल देश का था, 1516 से 18 तक भारत रहा, कृष्ण देवराय के समय में भारत आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, 1520 से 22 तक रहा, कृष्ण देवराय के समय में। नूनीज पुर्तगाली व्यक्ति, 1535 से 37 तक रहा, अच्युत देव राय के समय में यह भारत में रहा था। एंथोनी मानसेरात पुर्तगाल का व्यक्ति, 1578 से 82 तक अकबर के समय में भारत रहा। राल्फ पिच ब्रिटेन, 1585 से 91 तक अकबर के शासनकाल में भारत रहा। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली व्यक्ति, 16वीं शताब्दी में भारत आया था, विजयनगर साम्राज्य के समय में। कैप्टन हॉकिंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रिटेन का था, 1608 से 1613 तक भारत रहा, जहांगीर के समय में। अब कुछ प्रश्न पढ़ते हैं कि विलियम फिंच ब्रिटेन, निकोलस डाउटन ब्रिटेन, सर टॉमस रो ब्रिटेन, 1615 से 19 तक जहांगीर के समय में बहुत बार पूछते हैं। एडवर्ड टेरी ब्रिटेन, पीटर मुंडी इटली का था, ट्रेवनियर फ्रांस का था, मनुची इटली, वर्नियर फ्रांस। ये सारे के सारे ऐसे विदेशी यात्री थे जो कि भारत में उस समय आए थे। इनको आप लोगों ने एक एक करके जरूर पढ़ना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अंतिम जो महत्वपूर्ण बात की तरफ हम बढ़ रहे थे कि सिख धर्मगुरु और उनके कार्य। सबसे पहले उनका समय, फिर गुरु का नाम, फिर है उनका कार्य, प्रमुख कार्य। तो गुरु नानक देव जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, उनका समय था 1469 से 1538। उनके बाद गुरु अंगद बने जो कि 52 तक रहे, गुरुमुखी लिपि के जनक। यहां से एक वन लाइनर में पूछा जाएगा आपसे कि गुरुमुखी जो लिपि है, जो कि आपकी जो पंजाबी भाषा है जो उसमें लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा के लिपि के जनक कौन है? तो वो है गुरु अंगद। उनके पश्चात 1574 तक रहे गुरु अमरनाथ जो कि गुरु प्रसाद हेतु 12 गद्दियों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद 1581 तक रहे गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर की स्थापना 1577 में करी थी और गुरु का जो पद था वो पैतृक बना दिया था। जिनके पश्चात 1606 में गुरु अर्जुन देव बने थे, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करा, सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा का भी शुभारंभ गुरु अर्जुन देव ने किया था। 1606 से 1645 तक गुरु हरगोविंद सिंह जो कि अकाल तख्त की स्थापना करी और सिखों को लड़ाकू जाति में बदला कि सिख जो हैं इनको लड़ाई करने की क्षमता जो थी वो उनमें डेवलप करने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। उसके पश्चात 1661 तक रहे गुरु हरिराय जिन्होंने मुगलों के साथ मुगलों के युद्ध में भाग लिया था, वो थे गुरु हरिराय। उसके पश्चात आता है 1664 तक बने गुरु हरकिशन। अल्प वयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात 1675 में बनते हैं गुरु तेग बहादुर।
इंपॉर्टेंट है कि इनको इस्लाम न कबूल करने के कारण औरंगजेब द्वारा सिर कलम कर दिया गया था इनका, और उसके पश्चात इनके गुरु आए थे अंतिम 10वें गुरु, जो 1675 से 1708 तक रहे, गुरु गोविंद सिंह, खालसा सेना की जिन्होंने स्थापना करी, और जो पंजाबी लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं उनकी स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने ही करी थी। आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया, और अंतिम गुरु थे जो कि 10वें गुरु थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप लोगों को दे चुका हूं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और समझ आई तो आप लोगों से मैं बताता हूं कि हमने इस पुस्तक से, जो कि पूजा पब्लिकेशन की है, स्पेशली आईएएस पीसीएस के लिए बुक है ये, और इस बुक को अगर आपको चाहिए तो यहां से मैंने फोन नंबर भी लिखे हैं, या आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप सारी जानकारियां जो हैं वो इस नंबर से ले सकते हैं। प्राचीन भारत खत्म हुआ, अब मध्यकालीन भारत की अंतिम वीडियो की तरफ हम बढ़ेंगे, उसके पश्चात आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।